जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। और आज की वीडियो में हम यहां पर आरबी टेक्नीशियन की पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि भैया ये जो वैकेंसी आई है 6557, इसमें ग्रेड 1 का कितना है, ग्रेड 3 का कितना है। इसमें लोग जो कंफ्यूज हैं कि भाई यहां पर हम जो डिग्री लेकर के चल रहे हैं उसके आधार पर 1 भर सकते हैं कि 3 भर सकते हैं, क्या दोनों के फॉर्म अलग भरने हैं कि यहां पर जो है एक ही फॉर्म से हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एज का यहां पर क्या क्राइटेरिया है, फीस का यहां पर क्या मामला है, सैलरी हमें कितनी मिलती है, प्रमोशन से हम कहां तक जाएंगे, पढ़ना क्या पड़ेगा, कट ऑफ कितनी गई थी, तमाम तरह के मन में आपके ऐसे सवाल होने वाले हैं। तो आज इस अकेले वीडियो से हम आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको दे देंगे और सारी चीजें हम आपकी क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर रेलवे के माध्यम से ये वैकेंसी आती है, आरआरबी टेक्नीशियन आप इसको कह सकते हैं। इस बार की टोटल वैकेंसी 6557 है। इस 6557 में अगर हम देखेंगे तो ग्रेड 1 का जो वैकेंसी है वो 323 है और यहां ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है 6234 है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 323 मतलब ये जो पद है ये स्टेशन मास्टर के लेवल के बराबर का पद है। लेवल 5 हम इसे कहते हैं जिसकी बेसिक पे इतनी होती है बट सैलरी लगभग इसकी डबल के बराबर हो जाती है, डीए एचआरए और सारी चीजों को जोड़ करके। और यहां पर ये लेवल 2 की पोस्ट है जिसकी बेसिक पेमेंट 19,900 है। ठीक है, क्या पहली बार इतनी वैकेंसी आई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, पहली बार नहीं है। इसके पहले भी काफी सारे वैकेंसी आ चुके हैं जो हम आपको दिखाएंगे। बट सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके सामने ये है कि इन दोनों के जो फॉर्म है वो अलग अलग हैं और आपको दोनों के फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। अगर हम बात करें पहले की वैकेंसी को लेकर के तो 2024 में ग्रेड 1 का 1092 पद था और यहां ग्रेड 3 का लगभग 13,000 पद था, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद में यहां पर यह वैकेंसी आई थी। तो मतलब काफी समय का एक्यूमुलेटेड वैकेंसी था, जमा था, एक ही बार में आया और लगभग 14,298 पदों का जो है वो भर्ती पूरा हो गया। 2025 में मतलब चूंकि रेलवे ने यहां पर यह घोषणा कर दिया कि हम ज्यादा वैकेंसी नहीं लाएंगे लेकिन रेगुलर लेकर के आएंगे, इससे क्या रहेगा, बच्चों का थोड़ा सा बढ़िया पढ़ने में मन भी लगा रहेगा और वो निराश भी महसूस नहीं करेंगे और हमारी भी जो भर्तियां हैं वो एक साइकिल बन जाएगा, पूरा हो जाएगा तो चलता रहेगा। तो जब 2025 की बारी आई तो ग्रेड 1 में यहां पर क्या हो गया, सीधा 183 पद हो गए और ग्रेड 3 में 6055 यानी 6200 के करीब में है। अब चूंकि वो हर साल वैकेंसी निकाल रहा है तो इस बार जब रेलवे की 2026 की जो टेंटेटिव वैकेंसी आई है उसमें ग्रेड 1 का 323 पद है, ग्रेड 3 का इतना है। तो पिछली बार के मुकाबले बच्चों हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी न्यूज है और इससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहां पर तो जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर में क्या क्या बातें कही गई, तो सबसे पहली बात तो कही गई जी फॉर्म भरने का डेट 30 जून यानी आज से आपका फॉर्म भरने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर के आरआरबी की वेबसाइट पर फॉर्म इसकी भर सकते हैं। ठीक है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक, कुल मिलाकर के 1 महीना मिला है, क्योंकि लाखों की संख्या में इसमें कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा उनको समय चाहिए होता है फॉर्म भरने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, उसके बाद में पेमेंट के लिए, तो 1 महीने का पूरा पूरा वक्त मिलता है। फीस भरने की अंतिम डेट 31 जुलाई है और कहीं पर अगर कोई भी तरह से फॉर्म में गलती हो जाती है तो पहले करेक्शन का विंडो नहीं मिलता था लेकिन अब करेक्शन का भी विंडो मिलने लगा है। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आप इसका फॉर्म मतलब कोई भी सुधार कर सकते हैं। होता क्या था कि जैसे लोग फॉर्म जो है होता है वो साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में जैसे मान लीजिए नाम में कहीं पर कोई मिस्टेक हो गया, फादर नेम में कहीं कोई मिस्टेक हो गया, परसेंट भरने में कहीं कोई मिस्टेक हो गया, तो बेचारा बच्चा पहले बहुत मेहनत से तैयारी करता था और एक बार गलती हो गई तो पूरा का पूरा मेहनत उसका पूरा फिर जाता था। तो इसी का मेरे भाई नोटिफिकेशन में ये निकाल दिया गया कि कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर लीजिए, फाइनल प्रिंट आउट देख लीजिए, अगर उसमें कहीं पर कोई गलती आपको नजर आता है, बाद में आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो आप आराम से 10 दिनों के लिए फिर से हम दोबारा विंडो खोलेंगे तो इसमें जाकर के आप अपना करेक्शन जो है वो कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म में आधार से डिटेल को वेरीफाई आपको करना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आधार एक सबसे बड़ा मेरे भाई टूल माना गया है पूरे के पूरे फॉर्म को वेरीफाई करने का। वहां जो नाम है, जो स्पेलिंग है, वही आपके फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ में लाइव फोटो के समय कृपया करके टोपी या चश्मा सलमान खान या अजय देवगन बनने की कोशिश ना करें। लाइव फोटो में आपके दोनों कान अच्छे से दिखें, आपकी आंखें दिखें और अब फोटोग्राफी होगी तो वहां बढ़िया से फोटो ले पाएं। पहले क्या होता था, फोटो अपलोड करने के ऑप्शन होते थे तो लोग बाबा आदम जमाने का फोटो अपलोड कर देते थे और सेंटर पे जाते थे तो सेंटर वाला देख के मिलाता था तो बोलता था तुम नहीं हो, भागो। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फॉर्म भरते वक्त में उस समय तुम कैसे दिख रहे हो उसका फोटो ले लिया जाएगा, तो सेंटर पर जब जाओगे तो भगाया नहीं जाएगा, सेम कैंडिडेट मान करके पेपर दिया जाएगा। रेलवे की सबसे मजे की बात यहां पर यह है कि जब आप इसके फॉर्म को दोस्त मेरे भरते हो तो फॉर्म को भरते वक्त में यहां पर कहानी क्या होती है, देखिए आप इसके फॉर्म को जब भरेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, 500 रुपए फॉर्म भरने का लगता है। लेकिन जब आप इसका पहला सीबीटी 1 पेपर देने जाते हो तो 400 रुपया वापस हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितने पेपर होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, क्या होता है, सिर्फ एक पेपर होता है और वो पेपर देकर के घर पर पहुंचोगे, कुछ दिनों के अंदर में तुम्हारे 400 रुपए वापस हो जाएंगे। और एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट के 250
रुपए फॉर्म के भरे जाते हैं, बट पेपर देने के बाद में पैसे वापस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि भारी संख्या में बेफिजूल के जो लोग हैं वो फॉर्म को ना भरें। अगर फॉर्म की कोई फीस नहीं होती है, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है अप्लाई करने में, और फिर यहाँ पर नॉन सीरियस कैंडिडेट ज्यादा होने के कारण सेंटर तो रेलवे बुक कर देती है, पैसा हर जगह लगा देती है, लोगों की अटेंडेंस मात्र 50 से 60% पहुंचती है। तो इसीलिए यहाँ पर यह टेक्निक अपनाया जाता है कि जब लोग पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं गंभीर लोग ही जो है वही फॉर्म भरेंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा सेंटर नहीं बुक करना होगा, परेशानी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ये इसका एक कारण है। ठीक है, रिफंड की रही बात, तो रिफंड आपके अपने आधार कार्ड से जो लिंक बैंक अकाउंट है उसमें आता है। तो फॉर्म में साइबर कैफे वाले का, अच्छा इसमें क्या करते हैं, कुछ साइबर कैफे वाले बड़े चालाक होते हैं, उसमें अपना बैंक अकाउंट डाल देते हैं। आप ये सोचते हैं मेरा पैसा नहीं आया, रेलवे को गरिया रहे होते हैं, अब पता चलता है आपका पैसा कौन लेके बैठ गया, साइबर कैफे वाला लेके बैठ गया, अब बढ़िया पार्टी मस्ती कर रहा है। तो कृपया करके उसमें अपना ही अकाउंट नंबर डाले, इस बात का आप यहां पर ध्यान रखें। ठीक, क्या मेरे भाई फॉर्म बुढ़ापे तक आप भर पाएंगे या जवानी में एकदम यहां भर पाएंगे? तो ना बुढ़ापा ना जवानी, उसकी एक सीमा होती है। ठीक है, बहुत इमेच्योर लोग भी नहीं चाहिए और बहुत ओवर एज लोग भी नहीं चाहिए। तो यहां जो एज रखा गया है ग्रेड 1 के लिए वो 18 से लेकर के 33 साल तक, और ग्रेड 3 के लिए 18 से लेकर के 30 साल तक। ठीक है, पहली वैकेंसी में कोरोना का मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो एक रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा खत्म होता गया। इसमें कोविड का कहीं पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता है इसके कैटेगरी के कारण। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और उसके बाद में एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी में भी एक बात जो नोटिस करने वाली है वो एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर भी दो तरह के होते हैं, एक राज्य सरकार पर अलग होता है, केंद्र सरकार पर अलग होता है। जैसे बिहार में अगर कोई नॉन क्रीमी लेयर है तो बिहार की सारी भर्तियों में वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन जब केंद्र की भर्ती भरेगा, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसमें मान्यता नहीं होता है। तो दो तरह के मेरे भाई हमेशा कास्ट के सर्टिफिकेट बनते हैं, राज्य सरकार में प्रमाणित, केंद्र सरकार में प्रमाणित। तो यहां जो माना जाता है वो मेरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाइड होता है वो माना जाता है। तो आप यहां पर वो वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ही आप यहां पर जो है वो रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हैं, और कट ऑफ भी आपका ओबीसी का ही लगेगा। अगर वो नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और फिर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी आपको उससे नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इस बात का आप यहां पर खास तौर पर ध्यान रखें। अगर हम बात करते हैं कि भाई दो तरह के पद है, जहां पर एक पद जो है स्टेशन मास्टर के बराबर है और जो दूसरा पद है उसका लेवल 2 का नौकरी है, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो देखिए जितने भी बड़े पद होते हैं उनमें ग्रेजुएशन एक न्यूनतम क्राइटेरिया होती है, मिनिमम मानक होती है, उतना माना जाता है। तो जो ग्रेड 1 हो गया आपका, उसमें आपका बीएससी, बीए नहीं चलेगा भाई, बीए कुछ भी नहीं चलेगा, याद रखो, कॉमर्स आर्ट्स वार्ट्स कुछ भी नहीं चलेगा, बीएससी चलेगा, या तो फिजिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या सीएस में हो या आईटी में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। ठीक है, या आपने बीटेक किया हो या बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हो तो चलेगा, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में तो आपका चलेगा। तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि देखिए टेक्नीशियन शब्द से नाम क्या जाता है, टेक्निकल पद, और टेक्निकल पद के लिए जो डिग्री अभी चाहिए होंगी वो टेक्निकल चाहिए होंगी। पता चले साहित्य में तुम ग्रेजुएशन करके बैठे हो और इसमें अप्लाई करो तो किसी काम का नहीं है, इसलिए मेरे भाई यहां पर नहीं लिया जाता है, टेक्निकल डिग्री ही चाहिए होती है। अब इसमें बात करें ग्रेड 3 को लेकर के, ग्रेड 3 में दो तरह की नौकरियां हैं। एक यहां पर जो हो गया एसएनटी यानी सिग्नल और ये करके है, ठीक है, मतलब सिग्नल टी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है शायद। ठीक है, तो एक एसटी वाला अलग है और एक एसटी वाला अलग है। इसमें क्या होता है, देखो ग्रेड 3 में दो भर्तियां हैं, इस वाले में अगर आप जाओगे तो इसमें 10th के साथ में तुमको आईटीआई चाहिए होगा, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और इसमें यहाँ पर 10th के साथ में जो होगा वो CCAA चाहिए होगा आपका। ठीक, इसमें एक और बात, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जी हमने बीटेक किया तो ग्रेड 3 भर पाएंगे, नहीं भर सकते, अलाउड नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अच्छा हम 12th किए हैं तो भर पाएंगे, हाँ सिग्नल ट्रेड ना, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, वही ध्यान से मेरे से उतर गया था एकदम यहाँ पे। तो जैसे इसमें ग्रेड 3 में जो हो गया वो एक और पोस्ट है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें कौन से वो लोग भर सकते हैं, तो इसमें दोनों लोग भर सकते हैं, जो 10th और आईटीआई किए हैं वो भी भर सकते हैं, और जो 12th किए हैं फिजिक्स और मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर वो भी भर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10th आईटीआई वाले दोनों भर पाएंगे, लेकिन जो 12th किए हुए हैं फिजिक्स और मैथ्स के साथ में वो इसको भर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भर सकते। इस बात का यहाँ ध्यान रखिए, साफ तौर पर ये लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी
है, इसको लेकर के कंफ्यूजन हद से ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो चलो 2 पद हो गए, बढ़िया बात हो गई। फॉर्म कितने से मेरे भाई डेट हो गया, वो भी बात हो गई। कब से कब फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बात हो गया। वैकेंसी लास्ट में कुछ सालों में कब आई, वो भी बात हो गई। ठीक है, अब सर एक्साइटेशन आ रहा है, मजा आ रहा है, अब लग रहा है फॉर्म भरने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो पेपर यहां पर जो होगा वो कितने चरणों में होगा? ऐसा तो नहीं कि 4 साल का प्रक्रिया, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। सबसे फास्ट है यहां पर, एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब जब तुम्हारा सीबीटी शब्द आ जाए, समझ लेना वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा, ओएमआर का झंझट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड होता है तो 90 मिनट आपको मिलते हैं, और 90 मिनट मिलते हैं तो कंप्यूटर पर जनरली लिखने का तो काम होगा नहीं, यानी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उनको टिक करना होगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं, कितने नंबर का होता है वो अभी हम आएंगे। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक कट ऑफ निकलता है, मान लीजिए आप पेपर देने गए, पेपर देने के बाद में 10 लाख लोगों ने पेपर को दिया, लेकिन सारे लोगों को तो नहीं चूज किया जा सकता, तो शुरू के 1 लाख लोगों को चयनित किया जाता है उदाहरण के तौर पे। उसकी एक अपनी कट ऑफ होती है। जो 1 लाख लोग मेरे भाई कट ऑफ में आ जाते हैं, तो उसको भेजा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी, आपका आधार कार्ड के साथ में आपका 10th का, 12th का, और जो जो डिग्री आपने बताई है कि हमने ये किया है, हमने ये किया, बस उसी को सत्यापित किया जाएगा। आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जनरली रेलवे की सारी नौकरियों के लिए आंखों का तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। सोचिए किसी को कलर विजन की समस्या है, लाल उसको हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, और आप उसको लोको पायलट बना दीजिए, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ट्रेन के साथ साथ आप भी स्वाहा हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें आंखों की जो है ना, मतलब एक तरीके से विजन बहुत जरूरी है। इसमें किसी का लेसिक सर्जरी है, तो जहां जहां पर एथनिक मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, उसमें उसको बॉयकॉट, मतलब सीधा सीधा मना कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जैसे अब इसमें सवाल होता है, जी चश्मा पहने हुए हैं तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो चश्मा पहने वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात, पेपर में कोई प्री और मेंस नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अभी हम समझाएंगे 1/3 का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट है वही आपसे मांगे जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर जो होगा, आप एक तरीके से ये मान करके चलिए कि भैया चश्मा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेसिक सर्जरी वाले नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और चीज है, एक पे लेवल पर सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2 भरे तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत लोग ज्यादा होशियारी बनते हैं कि एक पे लेवल पे 2-2 3-3 फॉर्म भर देते हैं होशियार बन करके, तो फिर वहां पर कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब बताओ कितने पोस्ट तुम्हारे हैं? एक ग्रेड 1 और एक ग्रेड 3। ग्रेड 1 स्टेशन मास्टर का हो गया, जिसमें 323 पद हैं। ठीक है, और ग्रेड 3 तुम्हारे सामने लगभग 6200 जो भी था हमारे सामने वो पद था। ग्रेड 1 चूंकि मेरे भाई जिसके अंदर हमें बैचलर इन साइंस की डिग्री की जरूरत थी, जिसके अंदर बीटेक की डिग्री की जरूरत थी, उसमें यहाँ पर उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस आते हैं तुम्हारे 10 नंबर के, रीजनिंग आता है 15 नंबर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया 20 नंबर का, गणित हो गया 20 नंबर का, और ये वाला बहुत जरूरी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। चूंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है, तो 35 क्वेश्चन आपके इतने हो गए। कुल मिलाकर के 100 सवाल 100 नंबर के, और समय कितना मिलता है? 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। और कितने की होती है? 1/3 की होती है। इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिए। ठीक, अब ये पूरा पूरा संपूर्ण आपका सिलेबस हो गया। इसमें आपके मन में इच्छा होगी, गुरुजी कट ऑफ कितनी जाती है, जरा वो बताइए। ठीक है, यहां पर आपका पेपर 100 नंबर का हो गया, तो कट ऑफ भी तो जाती होगी। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जोन होता है। एक सिंपल कट ऑफ, जैसे सीजल में एक सिंगल कट ऑफ आ जाए, वैसा काम नहीं चलता है, जोन के हिसाब से कट ऑफ चलता है। जैसे सिकंदराबाद एक जोन है, रांची एक जोन है आरआरबी का, कोलकाता एक जोन है, प्रयागराज एक जोन है, ये सारे अलग अलग हैं। तो सिकंदराबाद में बात करें तो पिछली बार जो वैकेंसी थी इसमें ग्रेड 1 की, वो 76 वैकेंसी थी, और उसमें यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? 73। यानी दिमाग में भी फिट करके चलना है कि 75 से ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एससी की जो कट ऑफ गई थी वो यहां पर 59 थी, एसटी की इतनी थी, ओबीसी का लगभग 70 था, ईडब्ल्यूएस का इतना था, एक्स सर्विसमैन का इतना। ऐसे ही रांची जोन में अगर हम बात करें तो 71 हो गया इसका, और ओबीसी का 65 हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जोन के बच्चों अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जनरली जो कट ऑफ होते हैं, अगर हम ओबीसी की बात करें तो मेरे भाई 60 से लेकर के 70 के बीच में आपका कट ऑफ आता है, और इसमें बात करें तो 65 से लेकर 75 के बीच में आपका कट ऑफ आता है। चूंकि दशमलव में अंक है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड हैं, मतलब इसका पेपर अलग अलग शिफ्टों में होता है, और अलग अलग शिफ्टों में होता है तो कठिनाई के स्तर पर इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर बढ़ाए जाते हैं, किसी के नंबर कम किए जाते हैं। तो रॉ स्कोर मेरी तरफ से, मतलब अगर आप कंफर्म सिलेक्शन चाहते हैं तो 70 नंबर तो मान करके चलिए, कितना नंबर तो आपको लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया ग्रेड 1 का, जो स्टेशन मास्टर की नौकरी के बराबर है, मतलब उतने के पावर के बराबर है। अब आ जाते हैं दूसरा वाला ग्रेड हमारे सामने 3, इसको लेवल 2 की नौकरी हम बोलते हैं। ये थोड़ा सा किसका कौन कर सकता था? जो 10th प्लस ITI किया हुआ है वो कर सकता है, और जो मेरे भाई
एसएनटी भरना चाहता है तो उसमें 10th और आईटीआई और साथ में 12th में फिजिक्स और मैथ वाला, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे तो इसमें बहुत वास्ट मेरे भाई डिग्रियां नहीं मांगी जा रही, तो इसीलिए सिलेबस भी बहुत वास्ट नहीं है। गणित सीधा सीधा 25 नंबर का हम पढ़ा रहे, गणित विश्वास करो पूरा 25 का 25 नंबर आएगा। रीजनिंग में आपके आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ाते हैं, जबरदस्त 25 नंबर का उसका है आ जाएगा। जनरल साइंस आपका 40 नंबर। इसमें जो खेला होता है ना, मैथ और साइंस का खेला होता है, ये मान के चलो, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस तुम्हारे सामने 10 नंबर का, यहां भी 100 प्रश्न है, वहां भी 100 प्रश्न थे, वो भी 100 नंबर का था, ये भी 100 नंबर का था, वहां भी 90 मिनट, यहां भी 90 मिनट। पाठ्यक्रम में दोनों में क्या आ गया, बदलाव आ गया, ठीक है। उसका कट ऑफ हम आपको अलग अलग जोन का दिखाएं, इसका कट ऑफ हम आपको अलग अलग जोन का दिखाते हैं। वहां पर भी जैसे था आपके सामने सिकंदराबाद, रांची, ये यहाँ देखो बेंगलुरु, यहाँ साउथ का हमने थोड़ा लिया, बेंगलुरु हो गया, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, मालदा, भोपाल, ये सब, यहाँ भी सिकंदराबाद है, ठीक है। वैकेंसी आपके सामने इतनी है, और जो ऑफिशियल कट ऑफ है, जैसे वहां पर आपके इसमें देखो कट ऑफ कितनी जाती है, 84 के करीब में, इतने के करीब में, मतलब आप इसमें देख सकते हो। हालांकि ये मैंने एक जनरल कैटेगरी का बताया है, ठीक है। उसमें कट ऑफ कितना कम था, इसमें कट ऑफ कितनी ज्यादा है। वहां पदों की संख्या जबकि कम थी, यहाँ पदों की संख्या ज्यादा है। क्यों? ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, देखो 10th पास करने वाले लोगों की संख्या आईटीआई के साथ में देखोगे बहुत ज्यादा है, लेकिन वही बीटेक वालों की देखोगे तो वहां पर क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं बढ़िया से, तो इसकी कट ऑफ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा जाती है। तो इसमें तो आप ये देख लीजिए, आपके सामने नंबर है, तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें बात करते हैं कि जी सटीक तैयारी यहाँ कैसे हो, पूरा आपके सामने डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कैटेगरी वाइज आपके सामने है, अलग अलग जोन का, यूआर में कितना, एससी में कितना, एसटी में कितना, पूरा ओबीसी। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने एक टारगेट को सेट करने के लिए कि अगर इस बार कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो हमें कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे। अब बात आती है इसके तैयारी को लेकर के, तो देखो चाहे ग्रेड 1 की बात करो, चाहे ग्रेड 3 की बात करो, इसमें तुम्हारा मैथ हो गया, उसके बाद में रीजनिंग हो गया, इसके बाद में साइंस हो गया, इसके बाद में जीएस हो गया। अगर सटीक तरीके से सही जगह पर नहीं पढ़ा तो तुम्हारे लिए समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। और ऐसे केस में मैं आपको बताऊं तो जो हमने आपकी तैयारी के लिए मेरे भाई सबसे बेस्ट उपाय किया है, वो हमने आपके लिए किया है मेरे भाई बैच में, आपका वंदे भारत बैच, ठीक है। एक रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस के लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच बनाया, और उस बैच का नाम ही आपके वंदे भारत के साथ में रख दिया कि वंदे भारत रेलवे का पूरा पूरा फाउंडेशन बैच है। एक तरीके से कि जिसके अंदर में अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, वो किसी भी परीक्षा में अगर वो बैठेगा तो कंफर्म सिलेक्शन लेगा। इसके अंदर मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, साइंस में आपकी आरती मैम पढ़ा रही हैं जिनकी काफी अच्छी पकड़ है रेलवे के ऊपर में, और जीएस में हमारी पूरी की पूरी टीम है, ठीक है। ये बच्चों जो बैच है आपका यहाँ पर अभी इसके जो है ऑफर में चल रहा है, 999 इसकी फीस है, और 999 में कंप्लीट 899 तो खाली मेरा मैथ का होता है, 899 सर का होता है, रीजनिंग का, और ऐसे करते करते 5000 का करीब ये बैच है। लेकिन अभी आपको मिल रहा है ऑफर में 999 में, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करके आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। पेपर को क्लियर करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो मेरे भाई पढ़ना जिससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाए, तो वो आपको यहाँ पर ये बेस्ट टीम है रेलवे की जो जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रही है, इससे आप कर लेंगे। और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए मैथ और साइंस का सबसे बड़ा रोल होता है, तो मैथ और साइंस के लिए हम लोग किताब निकाल दिए हैं, ठीक है। ये किताबें हैं जो कि बहुत फेमस किताबें हैं, और ये पीली किताबों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो रेलवे को लेकर के यहां पर ये वाली जो किताब है पीली किताब के नाम से बहुत फेमस है। रेलवे के कंप्लीट मैथ की तैयारी आपकी इस रेलवे गणित की किताब से हो जाएगी, और ऐसे ही रेलवे में जो जीएस और साइंस मिला करके जो हो जाएगा वो आपका ये रेलवे सामान्य अध्ययन का हो जाएगा। तो दोनों पीली किताबें अपने आप में पर्याप्त है रेलवे के आपकी पूरे सिलेबस को कवर कराने के लिए। कितने में आती हैं, क्या आती हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, अलग अलग जगहों पर। पढ़ाई यहां से कर लीजिए, अभ्यास यहां से कर लीजिए, इतना काफी है, इससे ज्यादा करने की और कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब थोड़ी आगे चर्चा करते हैं, दोनों के बारे में हमने जाना, अभी पैसा वाला पार्ट बाकी है, प्रमोशन बाकी है, सैलरी बाकी है, सारी चीजें बाकी हैं, सब बताएंगे, ठीक है। तो टेक्नीशियन में ग्रेड 1 और 3 का जो डीवी का प्रक्रिया है वो क्या है। डीवी जैसे आप पहले कट ऑफ क्लियर करते हो, फिर डीवी के लिए आपका कॉल लेटर आता है, कॉल लेटर आता है तो ग्रेड 3 में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, और ग्रेड 1 में आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि पहले से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपना जो है वो रेडी करा के रख पाओ, पता चले कि वहां बाद पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। डेट बीत गया, डॉक्यूमेंट आपके पास था ही नहीं, तो नौकरी आपको मिलेगी नहीं, ठीक। अब जैसे दोनों पद हैं तो इनके अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, और रेलवे ने सबका कोड अपना दे रखा है। किसी में A3 की आवश्यकता है, किसी में B1 की आवश्यकता है, किसी में B2 की आवश्यकता है, किसी में C1 की आवश्यकता है। साफ तौर पर कहा गया चश्मा लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जितने भी पोस्ट हैं जिसमें A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है उसमें लेसिक सर्जरी जो है वो मान्य
नहीं है। फिर भी कई लोग लेसिक लगा लेते हैं और ऐसे तरीके से लेसिक करवाते हैं कि पता भी नहीं चलता है, छिप जाता है, ठीक है। बट आप इस बात का ध्यान रखें, रिस्क लेना कोई फायदेमंद की बात नहीं है, क्योंकि दो पद हैं आपके। एक ग्रेड 1 है मेरे भाई जो कि स्टेशन मास्टर के बराबर है, लेवल 5 की नौकरी, और एक ग्रेड आपके सामने 3 है जो लेवल 2 की नौकरी है। जैसे इसमें हमने कहा था कि बेसिक पेमेंट आपको इतनी मिलती है, फिर उसके बाद हो जाता है डीए। डीए अभी बढ़ करके काफी अच्छे पोजीशन पर आ चुका है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो ये परसेंटेज भी बढ़ता है। इस संख्या का इतना परसेंट अगर आप निकालेंगे तो इतने के करीब में आ जाएगा। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, इस संख्या का इतना परसेंट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। टीए का मतलब आने जाने का खर्चा, ट्रेवल अलाउंस, जो कि यहाँ पर इतना हो जाएगा, और बाकी कुछ और भत्ते होते हैं जो मिलाकर के इतना। जब इस पैसे में सारी चीजों को जोड़ देते हैं तो लगभग इन हैंड की जो सैलरी है वो आपको इतना मिल जाती है। और यहीं पर जब आप इसमें जाते हैं लेवल 3 वाले में, तो इसकी बेसिक पेमेंट डीए और सारे मिलाकर के इतना। अच्छा, ये चीज जितना परसेंट डीए यहाँ रहेगा उतना ही परसेंट यहाँ रहेगा। तो रेलवे की सारी पदों में डीए का परसेंटेज सेम, सारे पदों में एचआरओ का परसेंटेज सेम। जो चेंज होता है वो बेसिक पेमेंट होता है, और बेसिक पेमेंट के आधार पर सबकी कैलकुलेशन करके फाइनल सैलरी और उसके पर फाइनल सैलरी आपको मिल जाती है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जी। डीए समय समय पर बढ़ते रहता है, जैसे मैंने कहा आपको। एचआरए भी आपके शहर के ऊपर में निर्भर करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एचआरए ज्यादा होता है। बाद में कहीं बोल दो हमको तो एचआरए जो है वो यहाँ पर 15% या 20% मिल रहा है, तो भाई गांव देहात में पोस्टिंग होगी तभी वहां मिल रहा होगा। अब जैसे लखनऊ में आप रूम का किराया देखिए, और एक छोटे से गांव बरेली या कहीं गोंडा बस्ती में जाकर के आप वहां किराया देखिए, फर्क है। तो जैसे जैसे शहर की महंगाई होती है उसका परसेंटेज भी वैसे होता है। मुंबई में सोचिए कितना महंगा है रहना, कौन नौकरी करने जाएगा? रेंटे वहां 20,000 रुपया है। बोलोगे सरकार को हाथ जोड़ते कहीं और पोस्टिंग दे दीजिए, यहां मत दीजिए, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो सरकार भी कहती है कोई बात नहीं, महंगे शहर पर हम तुमको पैसा ज्यादा देंगे, नहीं हुआ तो हमारा क्वार्टर है तुम उसमें रह लेना। इस तरह की बात है। मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। रेलवे में अगर आप नौकरी करते हैं तो जो अच्छे पद होते हैं उनमें ज्यादातर ये फायदा मिलता है कि पूरे भारत में आप या हो सकता है आपका पूरा परिवार समेत फ्री में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक पास बना दिया जाता है, उसके आधार पर आप बढ़िया मौज मार सकते हैं, एवन मतलब यहाँ पर घूम सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी समय के साथ तो सैलरी आपकी बढ़ रही होती है। लोगों की ये इच्छा होती है कि जी हम अगर मान लीजिए लग रहे हैं तो हमारे प्रमोशन का जो है मेरे भाई क्या है, कहाँ से हम जो है प्रमोट होकर के जाएंगे। तो ये कुछ प्रमोशन के क्राइटेरिया हैं, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, सीनियर टेक्नीशियन, ये बहुत बातें हैं, आगे की बातें यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेड 3 पर है और ग्रेड 3 से प्रमोट होकर जाना है, तो ग्रेड 3 से प्रमोट होकर ग्रेड 2 पर आते हो, ग्रेड 2 से प्रमोट होकर ग्रेड 1 पर आते हो, ठीक है। और जो ग्रेड 1 वाले हैं वो कहाँ प्रमोट होकर जाएंगे, तो वो आगे सीनियर टेक्नीशियन पे। तो 3 वाले के पास इतने प्रमोशंस हैं, और 3 वाले के पास में यहाँ तक आने का, और 1 वाले के पास में खाली एक पद पर जाने का है, वो है सीनियर टेक्नीशियन का। 3 से आगे जैसे प्रमोशन के पाथ मैंने कहे कि 3 के बाद में 2 पे, 2 के बाद में 1 पे, फिर सीनियर टेक्नीशियन, फिर जूनियर, फिर इस तरह से करके है। और 1 वाले के पास में यहाँ पर ये सारा प्रमोशन हो गया। बट वो डिपेंड करता है, आजकल प्रमोशंस बहुत फ्लो है डिपार्टमेंट में, ठीक है। आप कितने पहले नौकरी को ज्वाइन करते हो, कितने कम एज में ज्वाइन करते हो, ये सारी बातों के ऊपर में कुल मिलाकर के चीजें डिपेंड करती हैं। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या है, बहुत शानदार तरीके से ये स्लाइड में आपको सारी बातें बता रखी हैं कि ऑनलाइन आवेदन के मुख्य स्टेप यहाँ पर क्या है। तो आरआरबी का पोर्टल खोलना है, अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, नाम, जन्मतिथि, पता और ये सारी चीजें आपको करनी है। जो भी डिग्री ली है आपको वो मेरे भाई देखना है। हालांकि साइबर कैफे वाले भी कर देते हैं, आप भी यहाँ पर करते हैं, बट ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते वक्त में आधार वाले जो डिटेल है वो सही होने चाहिए। और यहाँ पर इन बातों का फॉर्म भरते वक्त में नाम, जन्मतिथि, फोटो, सभी दस्तावेज सही से मैच हो, सही मोबाइल नंबर, सही ईमेल आईडी हो, फोटो हस्ताक्षर एकदम सही तरीके से हो। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो जाएगा, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये हमारी तरफ से पूर्ण जानकारी थी। आपके मन में कोई और संदेह होता है, किसी और तरह की चीजें होती हैं तो वो भी बताइए, ठीक है। चूंकि पद बहुत शानदार हैं, 2 अलग अलग तरह के पद हैं, दोनों के पैसे काफी अच्छे हैं, प्रमोशंस काफी अच्छा है, पावर काफी अच्छा है, पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया है, मतलब जो जोन में आप सेलेक्ट करते हो जनरली उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तैयारी बहुत आसान है, आप आराम से वंदे भारत बैच के साथ में कर सकते हैं, अपनी बुक्स के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, सिर्फ एक प्री का पेपर है, मेंस का कहीं कोई झंझट नहीं है, कोई यहाँ फिजिकल का कोई ड्रामा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया मौका है आपके पास में कि आप इसमें जा सकते हैं, इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बढ़िया से तैयारी करिए। अगर फॉर्म में कहीं पर कोई मेरे तरफ से मिस्टेक रह गया वो बताने में, तो उसको माफ करें या बता दें हमें, कमेंट बॉक्स में हम उसे करेक्ट कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरा ये डाउट है क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बता दो, हम वहां भी क्लियर कर देंगे। साथ के साथ एक और बात बताएं तो इस चैनल का पूर्ण रूप से उद्देश्य यही है कि आपको सटीक जानकारी सही समय पर दी जा सके और आपको सही गाइडेंस दी जा सके। तो ये चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। हर वक्त में आप फायदे में ही रहेंगे। आदित्य रंजन टॉक्स हमेशा एक बात करता है, टॉक्स करता है, और टॉक्स किस पे करता है, रोजगार के ऊपर में, आपके सिलेक्शन के ऊपर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।